आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीज जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। 17, 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक बैठक होती है विपक्षी गठबंधन। जो विपक्षी दल एक साथ आकर एक गठबंधन बना रहे हैं या बना लिया है 26 विपक्षी दलों ने, उसकी एक बैठक बेंगलुरु में होती है 17 को और 18 जुलाई, इसी पिछले महीने। 18 जुलाई को एक फैसला किया जाता है कि इस गठबंधन का नाम इंडिया होगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका नाम होगा। इसका मैसेज ये था कि ये समावेशी गठबंधन है, सबको साथ लेकर चलने वाला, और सारे मुद्दे, सारे मामले जो देश में समस्याएं हैं वो सारी इसमें निहित हैं, और उन समस्याओं, परेशानियों, जनता के दिक्कतों के खिलाफ ये गठबंधन मैदान में आ गया। कोई भी हो, किसी किस्म का भी मसला हो, जनता हितैषी ये गठबंधन दावा करता है कि हम जनता हितैषी हैं। बस वो 18 जुलाई 2023 जिस दिन ये गठबंधन का नाम इंडिया हुआ, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और उसके बाद में जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या तथाकथित एनडीए गठबंधन है, जिसके पिछले 9 साल में कभी एनडीए का स्वरूप सामने नजर नहीं आया, उस एनडीए गठबंधन में जो बेचैनी हुई, खास तौर से बीजेपी, और उसमें भी उस भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, वो देखने लायक थे। आप हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इंडिया पर हमला किया, यानी विपक्षी गठबंधन पर, और उसको कभी इंडियन मुजाहिदीन का नाम दिया, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया, कभी पॉपुलर ऑफ इंडिया कहा कि साहब देखिए ये पॉपुलर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, और कभी ये कहा कि साहब ये जो क्या नाम है सिमी थी, जिसको आतंकी संगठन के रूप में बैन किया गया, उसमें भी इंडिया है। उनके मुख्यमंत्री जो असम के हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये इंडिया तो औपनिवेशिकता का परिचायक है और अंग्रेज़ों के दौर की याद दिलाता है, तो ये अंग्रेज़ों का नाम दिया हुआ है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि इस इंडिया का भी जो 2000-2500 साल पुराना इतिहास है, जब भारत को इंडिया कहा गया। इसकी कई चीज़ें वो हैं, मरहले, वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, लेकिन वो उनकी इतनी ही अज्ञानता रहने दीजिए। और एक सांसद ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा, नरेश बंसल ने, कि साहब इंडिया को संविधान से, यानी इंडिया से इतनी मतलब नफरत, ये विपक्षी गठबंधन ने जब से अपना नाम इंडिया रखा तो इंडिया से ही भाजपा को इतनी नफरत हो गई कि वो संविधान से भी इंडिया नाम हटाने की बात करने लगी। तो क्या आप समझते हैं, आप ये नहीं समझते कि इसका क्या मैसेज है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसका साफ मैसेज यह है कि जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन बना है, ये यकजहती हुई है, ये एकजुटता हुई है, इससे सत्ताधारी दल एक तरह से बौखलाया हुआ नजर आता है। उसका मैं एक परिचय और देता हूं, एक प्रमाण और देता हूं। ये बात यहीं नहीं रुकती जो मैंने अभी बताई है। प्रधानमंत्री अब इससे और आगे चले जाते हैं। उन्होंने समझा कि अभी तक जो मैंने इंडिया को परिभाषित किया, विपक्षी गठबंधन का जो इंडिया है उसको परिभाषित किया, उसका मैसेज कोई बढ़िया नहीं गया, बल्कि वो उल्टा पड़ने लगा, और लोग ये
कहने लगे, बल्कि ट्रोल भी करने लगे कि भाई ये क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह की बातें कर रहा है एक विपक्षी गठबंधन के बारे में, और वो भी इंडिया, जो इस देश यानी इंडिया भारत, मतलब एक मैसेज इस तरह से जाता है कि जो नाम ये है वो उसकी इस तरह से आलोचना करना, ये एक उल्टा पड़ता जब नजर आया तो अब उनको ये लग रहा, बड़ा सो विचार हो रहा है पार्टी में, और ये कि भाई किस तरह से इसकी काट की जाए जिससे हमें ये महसूस, ये जनता में ये मैसेज कराया जाए कि साहब हम इंडिया के विरोधी नहीं हैं बल्कि हम इस गठबंधन के विरोधी हैं। तो अब उसको तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तो अब एक बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें प्रधानमंत्री ने एक नई चीज, नया नाम उसको दे दिया कि साहब अब इसका जो प्रचार है, जबकि वहां पर बैठक इसलिए थी कि साहब आप सरकार ने जो अब तक काम किए हैं वो जनता तक पहुंचाने हैं, सांसदों, विधायकों या जो भी मतलब पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सबको जनता के बीच जाना है और उनको काम ये पहुंचाने हैं कि हमारी सरकार या मोदी सरकार ने क्या काम किया। लेकिन वहां पर ये सारी चीजें किनारे हो गई और उसमें रख ये कहा गया कि साहब इंडिया की कैसे काट की जाए, इंडिया को कैसे डिमोरलाइज किया जाए, या इंडिया का को कैसे कमतर आंका जाए या कमतर पेश किया जाए जनता के बीच में। तो एक चीज निकल के आई कि साहब इसको घमंडिया बोला जाए, यानी ये लोग जो तो भी इंडिया में शामिल हैं वो घमंडी हैं। तो ये चीज निकल के आई और बड़ी तेजी से गोदी मीडिया ने घमंडिया निकाल ली काट, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का इंडिया के खिलाफ घमंडिया। अब समझने में ये बात, समझ की बात है कि घमंड क्या है। क्या वो राहुल गांधी घमंडी हैं जो 4-4.5 किलोमीटर की यात्रा कर आम लोगों से बातचीत करते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी वालों से, गरीबों से मिलते हैं, अगर एक सब्जी वाला रोने लगता है अपनी मजबूरी दिखाकर तो उसके आंसू से इतने वो परेशान हो जाते हैं कि वो सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, या वो करोल बाग की बाइक मैकेनिक के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं, या ट्रक ड्राइवर की समस्याओं को यहां से लेके अमेरिका तक सुनते हैं, या किसानों के बीच, मजदूरों के बीच जाकर खेतों में उनके साथ धान की रोपाई करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और वहां पर एक महिला जिसके क्या नाम है मोतियाबिंद था, उसका ऑपरेशन को वो कहते हैं, फिर उसका ऑपरेशन करा दिया जाता है, फिर उन महिला किसानों मजदूरों को घर बुलाकर अपने यहाँ उनका सम्मान करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनसे मिलजुल कर उनके सारे बिल्कुल ऐसे आत्मीयता दिखाते हैं। वो घमंडी हैं, या वो घमंडी हैं जो संसद में खड़े होकर कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, ये आपको फैसला करना है। या वो घमंडी हैं जो बिना सोचे समझे नोटबंदी लागू कर देते हैं, और उस नोटबंदी का परिश्रम का वो ये होता है कि छोटा व्यापार तबाह हो जाता है। जो महिलाएं जोड़ तोड़ करके अपना खर्चा बचाकर पैसा जमा करती हैं, वो उनकी जेब खाली हो जाती है, उनके जेब में एक डाका पड़ जाता है, और 100 से ज्यादा लोग नोटबंदी के कारण लाइनों में लग के अपनी जान गंवा देते हैं। या वो घमंडी हैं जो बिना सोचे समझे बहुत ही शोर शराबे के साथ, बहुत ही शान और शौकत के साथ जीएसटी रात को 12 बजे संसद का स्पेशल सत्र बुलाकर लागू करते हैं, और जिसमें पूरा एमएसएमई जो है तबाह हो जाता है, लघु उद्योग, मीडियम स्केल का उद्योग जो है वो तबाह हो जाता है। वो घमंडी हैं। या वो घमंडी हैं जो कृषि कानून लागू करते हैं और 700-750 किसानों की जान चली जाती है, और एक लफ्ज प्रधानमंत्री के लबों पर, जबान पर नहीं आता, उनकी हमदर्दी में, उनकी
जो वो एक कुत्ता भी मर जाए तो उसके लिए ट्वीट जारी कर देते हैं, वहाँ 750 किसान मर जाते हैं, कोई लफ्ज वो उनकी संबंध में बात नहीं करते। और जब ये लगने लगता है कि चुनाव में इसका नुकसान होगा तो वो आकर संदेश में वालों को वापस लेने की घोषणा करते हैं। आप बताइए घमंडी कौन है, ये फैसला आपको करना है। मैं समझता हूं कि जितनी भी पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी जो 2024 के इलेक्शन के बारे में जो सर्वे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे, आरएसएस का इंटरनल सर्वे, आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपा हुआ लेख जिसमें कहा गया कि अकेले मोदी के बहान के भरोसे मत रहिए, या जो महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना और बहुत से मुद्दे जो क्या नाम है असमानता, गरीब अमीर के बीच की बढ़ती खाई के जो मुद्दे अब लोगों के जहन में बनने लगे हैं, क्या ये उससे ध्यान हटाने की एक नई कोशिश नहीं है? क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब डर गई है, उसको लगने लगा है कि 2024 में वो कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपको फैसला करना है कि इंडिया घमंडियों का गठजोड़ है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले वो घमंडी हैं जो सब पर, उस घमंड पर, सारे सब कुछ घमंडे पर भारी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि घमंड का तो ये आलम है कि मणिपुर 95 दिनों से जल रहा है, रोज नई नई तरह की वारदात, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां युद्ध हो रहा हो, जैसे दो देश आपस में लड़ रहे हों। इस कल ही एक वीडियो आया है जो इंडिया टुडे का है कि उसमें ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है कि जैसे एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर दे रहा है और उस तरह की फायरिंग हो रही है। किस तरह से, मतलब उस पर प्रधानमंत्री अभी तक कुछ नहीं बोलते हैं। मेवात में घटना होती है, पॉलिटिकल फायदा नजर आ रहा है, वो क्या घमंड नहीं है कि उसमें भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? आप देखते रहिए, ये जो है असल क्या है ये फैसला आपको करना है। मैं मुफीद जिलानी आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।